वेरी वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। राठौर साइंस क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 8 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित यूपी बोर्ड का की क्लास 8 के विज्ञान में आज हम लोग बात करेंगे फसल उत्पादन, जो आपका चैप्टर नंबर 10। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर 9 तक सभी प्रश्न उत्तर और साथ साथ उस पाठ की तैयारी और उसको हिंदी में अच्छे समझ चुके हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे आज प्यारे बच्चों फसल उत्पादन, आपका इकाई नंबर 10 फसल उत्पादन अर्थात फसल का उत्पादन कैसे होता है। इसे हम लोग अंग्रेजी में क्रॉप प्रोडक्शन भी कहते हैं। क्या कहेंगे? क्रॉप प्रोडक्शन। और क्रॉप प्रोडक्शन में देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे बच्चों कि सबसे पहले हमको जब फसल उत्पादन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमको बात करनी होती है भूमि की, अर्थात वो जो भूमि होती है, जो जमीन है, मिट्टी है, उसको कैसे तैयार किया जाएगा जिससे फसल का उत्पादन किया जा सके। उस मिट्टी में किस प्रकार के बीजों का चुनाव किया जाएगा और कौन कौन से बीज बोए जा सकते हैं। फिर उसमें देखेंगे कि हमारी मिट्टी में अर्थात मृदा के पोषक तत्व कौन कौन से हैं, उर्वरक क्या होते हैं, रोगाणुनाशक दवाइयाँ क्या होती हैं जो हमारे पौधों को रोग से बचाती हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे नाइट्रोजन चक्र एवं नाइट्रोजन स्थिरीकरण की, नाइट्रोजन साइकिल अथवा नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करेंगे। और ये देखेंगे कि फसल उत्पादन में कौन कौन सी विधियां लगती हैं, उसमें सिंचाई, कटाई एवं मड़ाई तथा अनाज का भंडारण, इन सब की क्या आवश्यकता होती है और यह कितना महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फसल सुधार की विधियां एवं हरित क्रांति की, और जंतु से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थों की भी बात करेंगे। तो इस तरह इतने हमारे पास पॉइंट हैं। इन सभी पॉइंट का हम लोग बारी बारी से डिस्कस करते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे तथा प्रश्न उत्तर को कंप्लीट करेंगे। और अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा डाले गए समस्त वीडियो के नोटिफिकेशन और आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे और आप अपने क्लास ऐसे तैयार करते रहें और पढ़ाई अपनी जारी रखें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फसल उत्पादन में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत देश हमारा क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। भारत देश क्या है दोस्तों? एक कृषि प्रधान देश है, अर्थात यहाँ पे लगभग 70% आबादी, कितना 70% आबादी क्या करती है, कृषि पर निर्भर रहती है। मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं तीन चीजें, जो होती है आपकी रोटी, कपड़ा और मकान। ये तीनों चीज क्या है, हमारी मूलभूत आवश्यकता है। इन तीन चीजों के अलावा मूलभूत से हमें और कुछ नहीं चाहिए होता है। लेकिन यह सभी, चाहे रोटी हो, चाहे कपड़ा हो और चाहे मकान हो, ये तीनों किस पर निर्धारित हैं? ये तीनों आश्रित हैं कृषि पर। हम आप सभी जानते हैं कि कृषि की शुरुआत कब और कैसे हुई है। तो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों कि प्राचीन काल में जो मानव था, वो अपने भोजन के लिए और भोजन की आवश्यकता के लिए क्या कर रहा था, इधर उधर भटकता रहता था और जंतुओं को मारकर खाता था तथा उपलब्ध फल फूल इत्यादि से अपनी भूख को मिटाता था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व जब मानव ने नदी के किनारे बसना शुरू किया, तब उसने खाद्य पदार्थों को उगाने के तरीके को खोज निकाला। सभ्यता के जैसे जैसे विकास होता गया, वैसे वैसे हमारे कृषि के क्षेत्र में व्यापक सुधार भी होते गए और आज हम लोग अनाज, फल, सब्जियां तथा तमाम तरह के सब्जियां और फलों का उत्पादन करते हैं, चाहे उन सब्जियों का मौसम हो या ना हो। विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है कि हम लोग आसानी से कई सारे और विशेष प्रकार की सब्जियों तथा फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। किसी स्थान पर उगाए गए एक ही प्रकार के उपयोगी पौधों के समूह को क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। तो आप यहाँ से देखिए, एक आपके लिए प्रश्न बनता है, कोई आपसे पूछता है फसल किसे कहते हैं, तो आपके लिए उत्तर क्या हो जाएगा कि किसी स्थान पर उगाए गए एक ही प्रकार के उपयोगी पौधों के समूह को फसल कहते हैं। एक ही प्रकार मतलब जैसे एक खेत में यदि हम गेहूं, धान, बाजरा, जौ, मक्का ये सब बोते हैं तो ये सब क्या है, एक तरह की फसल। जैसे गेहूं की फसल, आलू की फसल, टमाटर और सब्जियों की फसल है ना, फलों तथा फूलों की फसल इत्यादि, ये सब क्या होते हैं, जब हम लोग इनको बोते हैं तो क्या होता है, एक खेत में एक ही प्रकार के लगभग समस्त फसल बोए होते हैं। जिसमें अगर एक खेत है तो उसी में हम लोग क्या, या तो गेहूं बोते हैं, या तो धान, या तो आलू या सब्जियां बोते हैं। अब ऐसा नहीं है कि एक ही खेत में एक कोने पे हम लोग थोड़ा सा
गेहूं बो दें, फिर एक तरफ थोड़ा सा धान बो दें, एक तरफ मक्का बो दें, एक तरफ सब्जी बो दें, ऐसा नहीं होता है। एक खेत में लगभग एक ही प्रकार के फसल को बोया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक ही प्रकार के अनाज को जिसे हम लोग फसल कहते हैं। हम आप सभी जानते हैं कि फसलों के लिए वर्षा अत्यंत आवश्यक है। तो फसल देखिए, सभी फसलें एक ही ऋतु में भली प्रकार नहीं उगती हैं। मौसम के अनुसार अब अगर हम बात करें तो फसल 3 ऋतुओं में होती हैं। कहाँ कब होती हैं बच्चों? फसल 3 ऋतुओं में होती हैं। पहला होगा आपका वर्षा के ऋतु में होने वाली फसलें। वर्षा ऋतु में जो फसलें होती हैं उन्हें हम लोग याद रखिएगा खरीफ की फसल क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? खरीफ की फसल कहते हैं। और जो फसलें बारिश के बाद क्या होता है, ठंड आती है ना, तो जो फसलें ठंड में होती हैं, ठंडी में उगती हैं, ठंड के मौसम में उगती हैं, उन्हें हम लोग रबी की फसल कहते हैं। और उसके अलावा जो फसलें मार्च से जून अर्थात गर्मी के समय में उत्पन्न होती हैं, गर्मी में, उन्हें हम लोग कहते हैं जायद की फसलें। तो ये इस प्रकार से देखेंगे तो फसल 3 प्रकार की होती है। एक होती है वर्षा ऋतु की फसल जिसे खरीफ की फसल कहते हैं, एक होती है ठंडी ऋतु में फसल जो होती है उसे हम लोग रबी की फसल कहते हैं, और एक होती है गर्मी में होने वाली फसल जिसे हम लोग जायद की फसल कहते हैं। तो अब देखिए, यहाँ आप ध्यान से पढ़ समझिएगा कि जो जून से अक्टूबर तक, कब से? जून से अक्टूबर तक अर्थात बारिश के मौसम जो फसल उगाई जाती है उसे खरीफ फसल कहते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग उगाते क्या क्या हैं? मक्का, चावल, मूंगफली आदि बोए जाते हैं। नवंबर माह से अप्रैल माह तक बोई जाने वाली फसल को रबी की फसल कहते हैं, और इसके अंतर्गत गेहूं, सरसों, चना, आलू इत्यादि बोए जाते हैं। जबकि मार्च से लेकर जून तक जो बोई जाती है फसल उसे हम लोग जायद की फसल कहते हैं, और इसमें मूंग, उड़द आदि बोई जाती हैं। अच्छी पैदावार के लिए हमारे किसान चरणबद्ध तरीके से खेती करते हैं, अर्थात स्टेप बाय स्टेप खेती होती है। आइए विस्तार से इनके बारे में जानें। अब देखिए, हम यहाँ पे आपसे बात करेंगे कि जब हमें खेती करना होगा सबसे पहले कुछ चीज़ों को हम लोग यहाँ पे जान लें कि सबसे पहले शुरुआत किसकी होती है। तो सबसे पहले हमें चाहिए ज़मीन। जमीन चाहिए होती है बच्चों। जमीन को हम लोग क्या कहेंगे? जो जमीन मिल जाएगी उसमें हम लोग बनाते हैं खेत, और खेत बनाने के बाद उसकी मिट्टी को क्या करते हैं? तैयार करते हैं। अब ऐसे सूखी मिट्टी में या बिना खेत जोती हुई मिट्टी में हम लोग कोई भी चीज़ बोते नहीं है। तो पहले क्या करेंगे? खेत बनाएंगे, खेत बना के उसकी मिट्टी को तैयार करेंगे, और मिट्टी को तैयार करने के बाद यहाँ पे क्या होगा? फसल की बुआई की जाती है। फसल की क्या होगी? बुआई की जाएगी। बुआई करने के बाद हमको उस मिट्टी में या उस फसल में पानी डालना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। तो सिंचाई की जाती है, और सिंचाई करने के बाद उसकी निराई की जाती है। निराई मतलब होता है बच्चों, जो खरपतवार होते हैं उसे उस फसल से हटा दिया जाता है। निराई गुड़ाई करने के बाद हम लोग फिर क्या करते हैं? फसल को पकने का वेट करते हैं। जब फसल पक जाती है तो उसकी कटाई हो जाती है, और कटाई करने के बाद फिर फसल की क्या होगी? मड़ाई होती है। कटाई के बाद क्या होगी? फसल की मड़ाई होती है, और मड़ाई करने के बाद हम लोग फसल को क्या करते हैं? घर में उसका भंडारण करते हैं। फसल में जब मड़ाई हो जाती है तो मड़ाई करने के बाद भंडारण होता है फसलों का, और भंडारण हम लोग टीने के बर्तन में, लोहे के बर्तनों में, या मिट्टी के बने बर्तनों में वो आने वाले अनाज को रख दिया जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भंडारण कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मिट्टी कैसे तैयार की जा सकती है फसलों से, फसल उत्पादन करने के लिए। कि फसल बोने का यह पहला चरण होता है, खेत की मिट्टी तैयार करना, क्योंकि पौधे मिट्टी से ही जल एवं आवश्यक पोषक पदार्थ को प्राप्त करते हैं। मिट्टी दरअसल कई किस्म की होती है, जैसे बालू की मात्रा जिसमें अधिक होगी जिस मिट्टी में, उसे क्या कहेंगे? हम लोग बलुई मिट्टी कहते हैं। उसके बाद जिस मिट्टी में बालू की मात्रा कम तथा मिट्टी कण छोटे होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? चिकनी मिट्टी कहेंगे। बलुई और चिकनी मिट्टी का मिश्रण होती है दोमट मिट्टी। जब पेड़ पौधों की पत्तियां, कीट पतंगे अथवा आदि गोबर के सड़ने या गलने से जो बना हुआ ह्यूमस मिट्टी मिल जाता है तो तीनों प्रकार की मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। क्या हो जाती है? तीनों प्रकार की मिट्टी उपजाऊ हो जाती है, अर्थात इनमें अच्छी पैदावार हो जाएगी। जब मिट्टी में हम लोग क्या देखते हैं? मिट्टी में क्या क्या मिलाने की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? पेड़ पौधों की पत्तियां, कीट पतंगों तथा गोबर आदि। तो ये पेड़ पौधों की पत्तियां, कीट पतंगे और गोबर, ये सब क्या होते हैं बच्चों? ये आपका क्या हो जाएगा?
खाद का काम करेगा। किसका? खाद का काम करेगा। और ये खाद कौन सी है? जैविक खाद कहलाएगी। कौन सी खाद कहलाएगी? जैविक, अर्थात जीवों के अंश से बनी हुई खाद को जैविक खाद कहते हैं। अब फिर भूमि में मिट्टी कण छोटे 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 तो बड़े आकार के होते हैं। इन्हें एक सार करने के लिए सबसे पहले खेत में हल के द्वारा जुताई की जाती है। जुताई से मिट्टी के बड़े बड़े कण छोटे कणों में टूट जाते हैं और मिट्टी क्या हो जाती है? पोली हो जाती है, अर्थात फुल फुल उथली हो जाती है। थोड़ा सा मिट्टी उसमें पोरस अर्थात छिद्र की संख्या ज्यादा होगा तो हो जाएगी। और उथली जुताई हैरो नामक यंत्र से की जाती है। अब यहाँ देखिए, आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। इस चित्र को हम लोग तिकोनिया हैरो कहते हैं। क्या कहते हैं? तिकोनिया हैरो। और इसमें देखिए, ये जितने प्रकार के आपको यहाँ कांटे जैसे संरचना दिख रही है, ये सब क्या है? हल के फाल है। इससे मिट्टी की जुताई होगी, जिससे मिट्टी अत्यंत भुरभुरी तथा खेती करने योग्य हो जाती है। और जब ऐसा करेंगे तो वायु में क्या होगा? संचरण, मिट्टी में वायु का संचरण बढ़ जाएगा और आवश्यक जो खरपतवार होंगे वो अनावश्यक खरपतवार क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे बच्चों। अनावश्यक मतलब ऐसे खरपतवार जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती है, जो हमारे फसल को नुकसान पहुंचाते हैं तथा खाद्य पदार्थों दिए गए पानी और खाद को अवशोषित कर लेते हैं और पौधों के वो आवश्यक पौधों को पानी नहीं मिल पाता, उन्हें हम क्या कहेंगे? खरपतवार कहते हैं। उसके बाद जुताई करने के बाद हमको भूमि को समतल करने के लिए उस पर लकड़ी का एक पहाटा चढ़ाया जाता है, पटल चढ़ाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? उसको बराबर करते हैं। समतलीकरण करने के बाद भूमि का समतलीकरण इसलिए करते हैं जिससे उसमें नमी क्या हो रहा है? सुरक्षित रहे बच्चों। अब जब भूमि को समतल करेंगे तो भूमि को समतल करने के बाद उसमें पानी डाल देंगे और उससे नमी बरकरार बनी रहेगी। तो नमी जब बनी रहेगी तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसमें अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी के किस्म के आधार पर हम लोग फसल को चुनाव करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर हमें गेहूं की पैदावार करने तो उसमें बलुई मिट्टी में गेहूं नहीं बोते हैं। तरबूज को पैदावार करना तो उसे हम चिकनी मिट्टी में नहीं बोएंगे। तो इस तरह से क्या हो जाता है कि जैसी हमको फसल बोनी होती है उसके अनुसार हम उस किस्म की मिट्टी या मिट्टी के आधार पर फसल को चुनते हैं। जैसे बलुई मिट्टी में तरबूज बोते हैं, खरबूजा, मक्का, बाजरा आदि सब क्या होती हैं? बलुई मिट्टी में बो जाती हैं। जबकि चिकनी मिट्टी में धान, सनेता, कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। दोमट मिट्टी में गेहूं, चना, मटर इत्यादि तथा टमाटर आदि की फसल बोई जाती है। अर्थात मिट्टी के अनुसार फसल हम लोग बोते हैं। जैसी मिट्टी होगी उस प्रकार की फसल उसमें बोई जाएगी। बीजों का चुनाव एवं बुआई। अब उसको करने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों? के बीजों का चुनाव करना पड़ता है। अर्थात बीज के जो किस्म होने चाहिए वो बीज में किस किस्म कैसे होने चाहिए? अच्छी गुणवत्ता वाले बीज के किस्म होने चाहिए, जिसको बोने पे पौधों में कीड़े भी ना लगे और पौधे खराब ना हो। अच्छी किस्म के बीजों का चयन करने के लिए हम परीक्षण करते हैं। जैसे 100 ग्राम बीज आवश्यकता अनुसार अन्य बीज भी ले सकते हैं। इन्हें जल से भरे कटोरे में डालिए तथा कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए। थोड़ी देर बाद अवलोकन देखते हैं कि जो बीज तली में बैठ जाते हैं और कुछ बीज उसमें तैरते हुए दिखाई देते हैं। तो बच्चों, वे बीज जो अंदर खोखले होते हैं वो हल्के हो जाते हैं और वो पानी में तैरने लगते हैं, उन्हें हम लोग खेतों में नहीं बोते हैं। और जो बीज भारी होते हैं, जो जमीन तली में बैठ जाते हैं, उसको हम लोग बुआई के लिए उसे एकत्र कर लेते हैं। इसके विपरीत तलहटी के बच्चों को तलहटी में बैठे बीजों की स्वस्थ होते हैं, बीज स्वस्थ होते हैं तब बुआई के लिए उत्तम होते हैं। बीजों का चयन करने के बाद उसको हम बीज को ऐसे मिट्टी में ऊपर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उसे कुछ गहराई में बीज के कुछ पौधों के बीज छितरा कर बोए जाते हैं, जैसे बाजरा तथा मक्का, तथा कुछ बीज गहराई में बोए जाते हैं। इसके लिए डेविलर तथा बीज बेधक सीड ड्रिल नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। पहले देखिए, पहले जो खेतों की बुवाई होती थी वो बुवाई कुछ इस तरह से की जाती थी। यहाँ आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। इस चित्र के अनुसार पहले यहाँ पे बुवाई की जाती थी। और यहाँ देखिए, एक व्यक्ति यहाँ पे लगे कोटरे में, और वो जो कोटरा एक नली से यहाँ मिट्टी में जुड़ता है, इसमें बीज डालता था और वो बैल आगे चलते थे तो ये बीज बुआई हो जाती थी। इसके द्वारा बीज पूरी तरह से मिट्टी में समान दूरी पर तथा निश्चित मात्रा गहराई तक के पहुंच जाते हैं डिबलर तथा सीडल से बोने के बाद। उसके बाद क्या करेंगे? बीजों के बीच उचित दूरी बनी रहे, इसका भी ध्यान रखा जाता है ताकि पौधों को पर्याप्त सूर्य का प्रकाश, मिट्टी से पर्याप्त मात्रा में जल तथा पोषक पदार्थ प्राप्त हो सके। उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल है धान की बुआई। इसके लिए छोटे छोटे भूभाग या पौधघर में धान के बीजों को बोया जाता है तथा इनके छोटे छोटे जब पौधे तैयार हो जाते हैं तो उन पौधों को स्वस्थ पौधों को खेत में रुपाई कर दी जाती है और इससे फसल हमारी अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी। और जब रुपाई करने के बाद
ध्यान उसमें ये रखा जाता है बच्चों कि उसमें पानी की मात्रा पर्याप्त बनी रहे और खेत में रोपने के बाद फसल को खेत में खड़े पानी की आवश्यकता होती है। किसान ध्यान रखते हैं कि रोपाई के समय पौधों में उचित दूरी बनाई जाए। बुआई के उपरांत बीज में मिट्टी के पोषक पदार्थ प्राप्त करके उसे क्या होते हैं पौधे वृद्धि करते रहते हैं। मृदा के पोषक तत्व और उर्वरक के बारे में बात करेंगे हम लोग। पौधे अपनी वृद्धि तथा विकास के लिए मृदा अर्थात पृथ्वी से जमीन मिट्टी से क्या कहते हैं खनिज पदार्थ एवं जल प्राप्त करते रहते हैं। यदि मृदा में पोषक पदार्थ की मात्रा उपस्थित नहीं होगी तो फसलों की पैदावार और गुणवत्ता दोनों क्या हो जाएंगी प्रभावित होंगी। अर्थात उसमें जो भी हम फसल बोते हैं उसके लिए हमारे मिट्टी में या हमारे खेत में पर्याप्त मात्रा में पोषक पदार्थ का होना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो हमारे पौधे तथा हमारी फसलों की खेती खराब हो जाएगी। पौधों के लिए आवश्यक पदार्थों को 3 भागों में बांटा जाता है बच्चों। पहला है आपका मुख्य पोषक तत्व। और चैप्टर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें तथा दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करते हैं, जिससे उनको भी आसानी से ये चैप्टर उपलब्ध हो सके और वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो 3 प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं प्यारे बच्चों, उसमें पहला देखिए जो मुख्य पोषक तत्व होता है वो क्या है कि कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन को पौधे जल एवं वायु से प्राप्त कर लेते हैं, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम को भूमि से प्राप्त करते हैं। फिर दूसरा ये क्या होगा मुख्य पोषक तत्व। फिर गौण पोषक तत्व क्या होते हैं बच्चों, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आदि को पौधे मृदा से प्राप्त करते हैं। पौधों को इन पोषक तत्वों की आवश्यकता मुख्य पोषक तत्व की अपेक्षा थोड़ी सी कम मात्रा में होती है। अर्थात जो पोषक तत्व मुख्य रूप से होते हैं उनकी मात्रा पौधों को ज्यादा होती है। गौण पोषक तत्वों की मात्रा पौधों को मुख्य पोषक तत्व की अपेक्षा कम होती है तथा सूक्ष्म पोषक तत्व की मात्रा गौण पोषक तत्व की मात्रा से भी क्या हो जाती है, ये कम हो जाती है। और जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं बच्चों वो कौन कौन से हैं, वो लोहा है, तांबा, जिंक आदि की अति सूक्ष्म मात्रा ही पर्याप्त होती है। फिर भी इनकी कमी होने से पौधों में वृद्धि एवं विकास दोनों फसल की पैदावार को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अर्थात लोहा, जिंक और तांबा यदि इनकी मात्रा कम हो जाती है तो भी पौधों की फसल क्या हो जाती है, प्रभावित होती है। फसल के अच्छे पैदावार के लिए भूमि के सभी पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा अति आवश्यक है। अर्थात जब भी हम किसी भी भूमि में पोषक पदार्थों को बोएंगे तो उसमें क्या होना चाहिए, पोषक पदार्थ की मात्रा भूमि में आवश्यक है वहां होना ही चाहिए। फसल लगाने की प्रथा है, जैसे गेहूं की फसल के बाद दलहन की फसल लगाई जाती है, इसलिए दलहन की फसल लगाने से जो नाइट्रोजन होता है बच्चों, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण पौधे कर देते हैं और ये स्थिरीकरण करने वाले पौधे होते हैं राइजोबियम, जो दलहन पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। तो वो जो दलहनी पौधों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया है क्या है, वो राइजोबियम नाइट्रोजन के अर्थात नाइट्रोजन क्या करेंगे, फिक्सेशन कर देते हैं और नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, जिससे नाइट्रोजन की मात्रा जमीन में या पृथ्वी में बढ़ जाती है और उसके बाद जो फसल लगाई जाएगी उसकी पैदावार अच्छी होती है, जिससे भूमि की उर्वरता बनी रहती है। भूमि की उर्वरा शक्ति कुछ सीमा तक देखिए, जब वो भूमि की उर्वरता बनी रहेगी तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, फसल चक्रण भी कहते हैं। तो भूमि की उर्वरा शक्ति कुछ सीमा तक इन प्राकृतिक और पारंपरिक उपायों से सुरक्षित रह सकती है, लेकिन मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के रासायनिक खाद, कृत्रिम खाद अथवा प्राकृतिक खाद का उपयोग भी किया जाता है। खाद्य कार्बनिक पदार्थों का वह एक ऐसा रूप होता है जिसमें कई सारे पदार्थ आपस में क्या होते हैं, मिले होते हैं, कई पदार्थों का मिश्रण होता है। पौधों तथा जानवरों के अवशिष्ट पदार्थ जैसे गोबर, बेकार साग सब्जियां, पौधे, पत्तियां तथा अन्य जीवों के अवशेष से प्राप्त कार्बनिक पदार्थ को खाद कहते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को एक बड़े गड्ढे में एकत्रित करके मिट्टी से ढक दिया जाता है तथा सूक्ष्म जीव जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं। इस प्रकार से तैयार की गई खाद को क्या कहते हैं, कंपोस्ट खाद कहते हैं। अर्थात जीव जंतुओं के मलमूत्र तथा पेड़ पौधों की पत्तियां, साग सब्जियां, इन सबको जब एक गड्ढे में एकत्र कर देते हैं और गड्ढे में एकत्र करने के बाद उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, मिट्टी डाल देते हैं। जो मिट्टी डालेंगे तो अंदर जो यहाँ पे मटेरियल डाला गया था इस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अर्थात सूक्ष्म जीव इसको क्या करेंगे, अपघटित कर देंगे और अपघटित करने के बाद इसको किस में परिवर्तित कर देंगे, इसको परिवर्तित कर देंगे कंपोस्ट खाद के रूप में, जिसे हम लोग जैविक खाद भी कहते हैं। खाद के माध्यम से पोषक तत्व यदि पूरे ना पड़ते हों तब रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है। रासायनिक उर्वरक ऐसे लवण अथवा कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें
पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन आदि उपस्थित होते हैं। प्रमुख रासायनिक उर्वरक है आपका यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सुपर फास्फेट ऑफ लाइम इत्यादि। ये सब क्या है? इंपॉर्टेंट रासायनिक उर्वरक हैं। इनकी वजह से खेतों में बोई गई फसल का पैदावार अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाता है। और उर्वरक जल में अति घुलनशील होते हैं, इस कारण पौधों की जड़ों में ये आसानी से क्या हो जाते हैं? पहुंच जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं और पैदावार बढ़ने में सहायक होते हैं। अलग अलग फसलों के लिए उर्वरक भी अलग अलग प्रकार के इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे दलहनी फसलों के लिए नाइट्रोजनी उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए नाइट्रोजनी उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि दलहनी पौधों की जड़ों में बच्चों राइजोबियम नामक एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को क्या करता है? नाइट्रेट के रूप में बदलकर पौधों में, जमीन में क्या होता है? मृदा में पहुंचा देता है। तो यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन की एक प्रक्रिया संपन्न होती है, इसलिए दलहनी पौधों को नाइट्रोजन युक्त खाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर नाइट्रोजन चक्र एवं नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में हम लोग बात करेंगे कि नाइट्रोजन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित एक आवश्यक अवयव है। हालांकि यह वायु में प्रचुर मात्रा में लगभग 79% में होता है, फिर भी पौधे इसे सीधे वायुमंडल से ग्रहण नहीं कर पाते हैं। वायुमंडल की नाइट्रोजन को घुलनशील नाइट्रेट में बदलने के लिए की क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में निम्नलिखित विधियों द्वारा परिवर्तित करते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे एक चित्र आपको दिख रहा होगा, तो इस चित्र को पहले ध्यान से देखेंगे बच्चे हम लोग। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की ये प्रक्रिया यहाँ पे समझाई गई है। और यह देखिए, अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या है? वायुमंडल की जो नाइट्रोजन थी, यहाँ वायुमंडल नाइट्रोजन को नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जो होते हैं राइजोबियम या सहजीवी, उन्होंने क्या किया? इसे बदल दिया किसमें? नाइट्रेट के रूप में। और साथ साथ कुछ कृत्रिम विधियों से भी हम लोग, और कृत्रिम जो उर्वरक होता है नाइट्रोजन का, उससे भी हम लोगों ने क्या किया? यहाँ पे परिवर्तित कर दिया। और यहाँ पे जो नाइट्रोजन था यह बदल गया किसमें? नाइट्रेट के रूप में, NO3 के रूप में। अब जब ये NO3 के रूप में बदल जाएगा बच्चों, तो यहाँ से मिट्टी में मिल जाएगा, और जब मिट्टी मिलेगा तो पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा और प्रोटीन के रूप में ये पहुंचता है। उसके बाद पौधों को कौन खाता है? पौधों को जंतुएं खाते हैं, हम सब खाते हैं। तो हमारे अंदर नाइट्रोजन से जो बना हुआ प्रोटीन है, ये प्रोटीन का पार्ट हमारे बॉडी में पहुंच जाएगा, हमारे शरीर में। फिर जब हमारे शरीर में भोज्य पदार्थों का पाचन हो जाता है, तो उसके बाद मलमूत्र के रूप में यह नाइट्रोजन कहाँ पहुंच जाता है? नाइट्रोजन को हम लोग वापस मृदा में मिला देते हैं या वातावरण मिल जाता है। उसके बाद फिर ये नाइट्रिक कारक जो जीवाणु होते हैं, ये कहाँ मिला देंगे? इस नाइट्रोजन जो अपशिष्ट पदार्थ नाइट्रोजन का, इसे फिर से परिवर्तित कर देंगे किसमें? नाइट्रेट्स के रूप में। और ये नाइट्रेट फिर जीवाणुओं द्वारा विकसित अपघटित होकर, विनाइट्रिकारी जीवाणु द्वारा अपघटित होकर नाइट्रोजन के रूप में फिर से कहाँ पहुंच जाता है? वायुमंडल में। तो इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से प्रक्रिया नाइट्रोजन फिक्सेशन की चलती है, और आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन की और जो प्रक्रिया है वो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीव जैसे एजिडोबैक्टर आदि बैक्टीरिया वायुमंडल की नाइट्रोजन एवं घुलनशील नाइट्रेट में बदल देते हैं। जो अब देखिए, यह जो बैक्टीरिया है वो कौन सा है? एजिडोबैक्टर है। ये क्या करेंगे? वायुमंडल की नाइट्रोजन को किसमें बदल देते हैं? नाइट्रेट्स के रूप में बदल देते हैं, और पृथ्वी में या मृदा में यह नाइट्रेट्स घुलनशील हो जाता है। इसके अलावा दलहनी कुल के पौधों के जड़ों में गांठों में पाए जाते हैं कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन क्या है? वायुमंडल के नाइट्रोजन को किसमें परिवर्तित कर देंगे बच्चों? नाइट्रोजन परिवर्तित कर देते हैं, जिनसे सूक्ष्म जीवाणु राइजोबियम पाए जाते हैं। यह जीवाणु वायुमंडल की कौन से जीवाणु? राइजोबियम वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन में बदल देते हैं, जिनका उपयोग पौधों द्वारा किया जाता है। ये तो हो गया सूक्ष्म जीवों द्वारा। तड़ित एवं वर्षा के दौरान नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कैसे होता है बच्चों? तो जब तेज बारिश होती है, तो तेज बारिश में बिजली कड़कने पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। बिजली जब कड़कती है तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो होता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेगा? नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना लेगा, जो वर्षा के जल में घुलकर अम्ल बनाने की क्रिया करते हैं। जब ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड बन जाएगा, तो इसमें जब हम लोग बारिश का जो पानी होता है इसमें मिलता है, तो ये बना लेगा नाइट्रिक अम्ल बना लेगा, अर्थात HNO3 का निर्माण कर लेता है। और यह अम्ल जब
पृथ्वी पर गिरता है तो कैल्शियम मैग्नीशियम को उनके घुलनशील नाइट्रोजन में बदल देता है। जैसे ही पृथ्वी पर गिरेगा एसिड अम्ल, वो क्या करेगा, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के उनको उनके घुलनशील नाइट्रेट में परिवर्तित कर देगा और यह जल में घुलकर लवण जलों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। रासायनिक उर्वरक द्वारा क्या होता है बच्चों कि जब रासायनिक उर्वरक की बात करेंगे तो वायु की नाइट्रोजन फैक्ट्रियों में रासायनिक यौगिकों में परिवर्तित किया जाता है। किसको, नाइट्रोजन को कहाँ पे, फैक्ट्रियों में रासायनिक यौगिक में जब परिवर्तित कर देते हैं और उर्वरक के रूप में उनका इस्तेमाल करने से भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। ये सब विधियां क्या है, नाइट्रोजन को और नाइट्रेट्स के रूप में पौधों द्वारा इस्तेमाल होकर भोज्य पदार्थों में की जाती है, जिससे मृदा की नाइट्रोजन धारण करने की क्षमता बढ़ जाए और वो मृदा क्या हो जाए, उपजाऊ ज्यादा हो जाए। और यह पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों, नाइट्रोजन चक्र कहलाती है। फसलों की सिंचाई के बारे में बात करेंगे। आप हम सभी जानते हैं कि जब भूमि जो पोषक तत्व होता है, मिट्टी के पोषक तत्व जल के माध्यम से पौधों तक पहुंचते हैं और फसलों में निश्चित समय अंतराल पर की जाने वाले जल आपूर्ति को क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। सिंचाई के लिए जो जल की आपूर्ति होती है उसके कई स्रोत होते हैं। जैसे जो सिंचाई की जाती है, जैसे वो सिंचाई नहर से भी की जा सकती है, नदियों से, कुओं से, ट्यूबवेल से और वर्षा के जल से इत्यादि से सिंचाई खेतों में की जाती है। इन स्रोतों से जल प्राप्त कर फसल की आवश्यकता अनुसार सिंचाई की जाती है। फसलों की अनियमित अथवा अनावश्यक सिंचाई से फसल नष्ट हो जाते भी हैं। अर्थात फसल को उतना ही पानी देना चाहिए जितना उसको आवश्यक है, उससे अधिक पानी फसलों को नहीं दिया जाना चाहिए, नहीं तो फसल की पैदावार पूरी तरह से क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। कभी कभी सूखे या बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदाएं भी फसल को बहुत क्षति पहुंचाती हैं। अब देखिए, जब क्या होगा, या तो सूखा पड़ जाएगा, सूखा पड़ने पर पानी की क्या हो जाती है, जब पानी की कमी हो जाएगी बच्चों, तो किसी प्रकार की फसल का उत्पादन, फसल का उत्पादन नहीं हो पाता है। या बाढ़ आ जाए, मतलब हर तरफ पानी पानी हो, तो भी फसल का उत्पादन ठीक से नहीं हो पाता है। ये दोनों वजह से क्या हो जाता है, नुकसान होता है खेती को। मिट्टी की प्रकृति भी सिंचाई को प्रभावित करती है। अब ये देखना होता है कि मिट्टी कैसी है। अगर चिकनी मिट्टी है तो कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, या कौन सी मिट्टी जल धारण ज़्यादा करेगी। तो जैसे बलुई मिट्टी की बात करेंगे तो बलुई मिट्टी में जल धारण की क्षमता क्या होती है, बहुत कम होती है। अर्थात बलुई मिट्टी में जल धारण की क्षमता, धारण मतलब होता है जल को अपने अंदर सुखाने की क्षमता, अपने अंदर रखने की क्षमता, बालू में क्या होता है, बलुई मिट्टी में कम होता है। और बलुई मिट्टी से थोड़ा सा ज़्यादा किस में होगा, चिकनी मिट्टी में। तो उसके बाद तथा दोमट मिट्टी में जल धारण की क्षमता अपेक्षाकृत अधिक होती है। मतलब सबसे कम जल धारण करने की क्षमता बलुई मिट्टी में, उससे ज़्यादा किस में होती है, चिकनी मिट्टी में, उससे ज़्यादा क्या होती है, दोमट मिट्टी में। मिट्टी की प्रकृति फसल की आवश्यकता अनुसार सिंचाई की जाती है। फिर हम लोग बात करें खरपतवार का नियंत्रण की। तो प्यारे बच्चों, जब खरपतवार के नियंत्रण की बात करते हैं तो जो खरपतवार होते हैं वो खरपतवार को हमारे खेतों में फसल के पौधों के साथ साथ ये अवांछनीय पौधे होते हैं, अर्थात इनकी आवश्यकता नहीं होती है। और ये हमारे जो फसल होती है, फसल से क्या करते हैं, फसल से सिंचाई अर्थात पानी के साथ साथ खाद, इन सबको बंटवारा कर लेते हैं और फसल को अच्छे से खाद, पानी और सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता, जिससे फसल की पैदावार कम हो सकती है। इसलिए जो खरपतवार नियंत्रण का कार्य है उसे शीघ्र अधिक पौधों के या खेतों में कर लिया जाता है। फसल की उत्पादकता को कम करते हैं, इन्हें खरपतवार कहते हैं। यह भूमि से जल और पोषक तत्व प्राप्त करता है, जिससे मुख्य फसल क्या हो जाती है, प्रभावित होती है। खरपतवार को खेत से हटाना ही खरपतवार नियंत्रण है। खरपतवार को कुछ रसायनों जैसे 4D तथा मेटाक्लोर द्वारा नष्ट किया जा सकता है। अर्थात ये ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिससे अगर फसलों पर छिड़क दिया जाए तो उन पर जब छिड़केंगे तो जो जो खरपतवार होगा वो नष्ट हो जाएगा और फसल को किसी प्रकार की हानि नहीं होती। इसके बाद प्यारे बच्चों, अब ये जो तैयार हो रही फसलों के लिए पक्षियों, चूहे तथा बिल्ली आदि टिड्डे आदि से बचाने के लिए विभिन्न उपाय करते हैं। और जो विभिन्न उपाय किए जाते हैं उन्हें पक्षियों को उड़ाने के लिए खेत में फाग भगोड़ा किया जाता है और ढोल बजाया जाता है। अन्य पीड़कों के लिए पीड़कनाशी, फफूंद के लिए फफूंदकनाशी तथा खरपतवार के लिए खरपतवारनाशी दवाइयों को इस्तेमाल करके खेत से अच्छी पैदावार तथा फसल की अच्छा पैदावार की जाती है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग यहीं तक बात करेंगे और आगे हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बात करेंगे। और अभी तक जिन लोगों ने अभी अपना कार्य पूरा नहीं किया है वो कार्य पूरा करके शीघ्र अतिशीघ्र कॉपी चेक करा लें। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे समस्त वीडियो प्राप्त होते रहें। धन्यवाद बच्चों।